नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है CBN एकेडमी। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी और इतिहास के 11वीं और 12वीं के सभी पाठों का कविताओं का ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बराबर से मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के पहले लेसन की, जिसका नाम है यूरोप में ज्ञान और विज्ञान का विकास। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाई है, 2 भाग बनाए हैं। जो पहले भाग में हमने धर्म युद्ध की बात की है और दूसरे भाग में प्रबोधन की बात की है। आज हम लोग तीसरा भाग बनाने वाले हैं। इस भाग में हम लोग विज्ञान का विकास किस तरीके से यूरोप में और उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैज्ञानिक संस्थाओं का क्या इसमें योगदान है वो देखने वाले हैं। इसके साथ ही विज्ञान में कौन सी खोजें हुई, भौगोलिक कौन सी खोजें हुई, किसी ने क्या कुछ खोजा, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और औद्योगिक क्रांति और आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। इस वजह से आज ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी बड़ा होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए और पूरी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में बात करते हैं किस तरीके से यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। तो आपको समझने वाली बात यह है कि 17वीं शताब्दी में इन सारी चीज़ों की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत हो गया था। वैज्ञानिक जो थे वो शुरुआत में निसर्ग अभ्यास मतलब निसर्ग के ऊपर अभ्यास कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही यहाँ से निकलकर आधुनिक विज्ञान की शुरुआत की, जिसमें कि जो भी सिद्धांत इससे पहले रचे गए थे उसकी फिर से एक बार जांच की गई। इसके अलावा नए सिद्धांत लाए गए। प्रायोगिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया और इन सारी चीज़ों की वजह से आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। इसके साथ ही दूसरा जो पॉइंट, इसमें जो आगे का पॉइंट है वो है वैज्ञानिक संस्थाएं। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक संस्थाओं की शुरुआत हुई, इसका कारण क्या था, क्यों वैज्ञानिक संस्थाएं शुरू की गई। तो यूरोप में इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ऐसे जो प्रगत देश थे इन्होंने ये वैज्ञानिक संस्थाएं शुरू की। इसका कारण बहुत सिंपल था। तो पत्रव्यवहार हो, इनका एक काम था नियतकालिक निकालना, और जो वैज्ञानिक है इनमें एक दूसरे के साथ जो भी शंकाएं है या फिर जो भी बातें वो एक दूसरे के साथ ली जाए, बात की जाए इसके ऊपर, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर आ सकती। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक संस्थाओं की शुरुआत हुई। तो वैज्ञानिक संस्थाओं में अगर हम लोग देखें तो शुरुआत में रोम में पहली जो एकेडमी आई, जो लिकिंगसन एकेडमी आई जो रोम में थी। फिर फ्लोरेंस में आई एकेडमी फॉर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो आई वो थी लंदन में, जिसका नाम है रॉयल एकेडमी फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल साइंस। इसके बाद जो आया वो थे फ्रांस में फ्रेंच एकेडमी फॉर साइंसेज। ये इस प्रकार की कई सारी वैज्ञानिक संस्थाएं जिन्होंने अपना काम किया, जिससे वैज्ञानिकों में एक अलग सी गुहार आई कि लोग एक साथ काम करने लगे और एक साथ एक दूसरे से अपना जो ज्ञान है वो साझा करने लगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से वैज्ञानिक खोजें हुए। तो वैज्ञानिक खोजों में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ सूक्ष्मदर्शक हो, होका यंत्र हो, दूरबीन हो, इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी उन्होंने खोजा था, ये सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होने लगा, जैसे वस्त्र उद्योग है, धातु उद्योग है, या फिर अलग अलग उद्योगों में इसका उपयोग किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लोगों ने इसका उपयोग करके अपना व्यवसाय बढ़ाया, और ये सारी चीज़ें कैसे औद्योगिक क्रांति की और यूरोप को और पूरे दुनिया को लेके गई, इसके बारे में बात की गई। तो अभी इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से भाग में किस तरीके से वैज्ञानिक खोजों का उपयोग हुआ। तो शुरुआत में हम लोग बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। तो अगर बात की जाए वस्त्र उद्योग की, तो इंग्लैंड में आप सबको पता है कि वस्त्र उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता था। तो उसमें 1738 में जॉन के इन्होंने एक खोज की। उन्होंने धावता घोटा करके एक चीज़ इजाद की, और जिससे ये जो वस्त्र उद्योग है उसको एक नई जान मिली और वो आगे बढ़ी। फिर हर्गीवर्स नाम के एक शास्त्रज्ञ ने एक और खोज की जो थी स्पिनिंग जेनी। तो इससे क्या हुआ कि एक साथ 8 रील जो होते हैं दूरी के, जो हमारे पास होती है, तो वो लगाए गए। इससे जो प्रभाव था वस्त्र उद्योग को और बढ़ा और उसका जो जलद गति थी और बढ़ गई। इसके बाद 1769 में रिचर्ड आर्कराइट इन्होंने सूत कताई के लिए एक नई मशीन निकाली। उसके बाद
तो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन जो है उन्होंने उसी सूत कताई मशीन में और कुछ चेंजेस किए। उसके बाद 1785 में यंत्रमाग के नए मशीन की ईजाद हुई और 1793 में एक कॉटन जिन की शुरुआत हुई। तो इससे सारी चीज़ों से वस्त्र उद्योग में एक बड़ा सा बदल आया। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है धातु उपयोग में। अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोह के ऊपर ज़्यादा परिणाम हुआ इसका, तो लोह को शुद्ध करने की प्रक्रिया की गई। तो 1783 में ये हुआ कि आगे लोह के रस को पट्टियों में बदला गया और उसी से रेलवे के रूल बनाए गए। उसके बाद कुछ सालों बाद लोह का रूपांतर पोलाद में किया गया। तो ये सारी चीज़ों से फिर से एक बार इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण को एक और नई दिशा मिली। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो यंत्र उद्योग की बात में हम लोग समझ सकते हैं कि हर एक उद्योग में धीरे धीरे यंत्रों का उपयोग बढ़ने लगा। लोगों को पता चला गया कि अगर हम लोग यंत्रों का उपयोग करेंगे तो हमारा व्यवसाय जो जल्दी से होगा और अच्छा होगा, इसलिए सारी चीज़ें बदलने लगी। तो इसमें 1783 में बेल नामक शास्त्रज्ञ ने एक प्रिंटिंग मशीन की इजाद की जो प्रिंटिंग करता था कपड़े के ऊपर। तो 1809 में हमने बात की कि बूट की सिलाई के ऊपर एक नई चीज़ इजाद की गई जिससे बूट की सिलाई और अच्छी होगी। उसके बाद जेम्स वॉट ने, आपको नाम पता होगा, जेम्स वॉट ने बाष्प शक्ति के ऊपर संशोधन किया और बाष्प शक्ति को आगे लाए। इससे कई सारी चीज़ें चलने लगी, जैसे खेती में इसका उपयोग हुआ। उसके बाद क्लेयरमॉन्ट नाम के एक संशोधन ने इसके ऊपर बोट चला के दिखाई और इसके आगे बढ़कर बाद में इसी के ऊपर रेलवे का इंजन भी चलाया गया। तो इस तरीके से कुछ खोजें थी जिसमें विज्ञान को पूरी तरीके से बदल गया। अगर आप देखें कि बाष्प शक्ति की वजह से आज भी अगर हम आज देखें तो आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन बाष्प शक्ति का जो खोज थी वो बहुत ही अच्छी थी हमारे विज्ञान के लिए और हमारे प्रबोधन के या फिर विकास के लिए। बात करते हैं भौगोलिक खोजों के बारे में। अगर भौगोलिक खोजों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो कुछ खोजें हुई उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात होती है तो खोज और खोज करने वाले, इन सब के बारे में बात करने वाले हम लोग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही धर्म युद्ध की समाप्ति हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी जहाँ से यूरोपीय लोग भारत में आते थे या एशिया में आते थे, वो रास्ता बंद हो गया तुर्कस्तान द्वारा। तो वहाँ से उनको एक नया रास्ता खोजना था। तो वहीं से शुरुआत हुई। यूरोप के कई सारे राजा जो थे उन्होंने अपने खलासियों को, अपने लोगों को भेजा आगे से कि समुद्र की तरफ से आप जाकर रास्ता ढूंढे, नए प्रांत ढूंढे। इसके लिए उन्होंने उसको प्रवृत्त किया। तो सबसे पहले आते हैं मार्को पोलो, नाम सुना होगा शायद आपने। मार्को पोलो जो थे इटालियन प्रवासी थे, वहाँ के राजा ने उनको प्रस्तुत किया था और वो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत और चीन या फिर चीन और आशियाई दूसरे देशों को देशों को यूरोप से जिनकी पहचान कराई। ये जो है वो चीन के कुबलाई जो राजा थे वहाँ के, उनके दरबार में रहे थे और इस वजह से उनको वहाँ की बहुत सारी जानकारी थी। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम भी आपने सुना होगा। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध प्रवासी है जो, तो इन्होंने चीन हो, भारत हो, मालदीव हो, इन सारी जगहों के बारे में खोज की, वहाँ पर प्रवास किया। इस वजह से इनको उनके बारे में बहुत जानकारी मिली। इनके वजह से भी यूरोप में बहुत सारी जानकारी पहुंची। इसके बाद जिनका नंबर आता है वो है हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने पुर्तगाल के जो राजपुत्र थे उन्होंने इनको बाहर जाने के लिए, अज्ञात प्रदेशों की जानकारी लाने के लिए बताया। तो इन्होंने जो अफ्रीका के नज़दीक में 2 द्वीप समूह थे, मैडोरा और एजोरस, इन द्वीप समूहों की पहचान यूरोप से कराई। वहाँ पर कहीं ना कहीं पुर्तगाल का अपना राज्य बना और वहीं से कहीं ना कहीं अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे और उनको गुलाम बनाया जाता था। बाद आते हैं बार्थोलोमेव डायस। बार्थोलोमेव डायस को पुर्तगाल के राजा ने बताया था कि आप जाइए और एक नई जगह ढूंढिए। तो उन्होंने अफ्रीका का एक छोर ढूंढा और उसको नाम दिया केप ऑफ स्ट्रॉमर्स। बाद में उसका नाम बदला गया और उसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप्स। तो इसके बाद अगर देखें तो आगे आने वाले जो शोधक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। आपने शायद नाम सुना होगा। 1453 में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने अमेरिका की खोज की है। आप सबको पता होगा अमेरिका की खोज इन्होंने की है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज कहीं ना कहीं अभी हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोलंबस अमेरिका नहीं ढूंढना चाहता था। उनकी सोच ये थी कि अगर पृथ्वी गोल है तो अगर वो पश्चिम से भी शुरू करे तो भी जाकर गोल घूमकर वो भारत के पास जा सकते हैं समुद्र के रास्ते। तो इस विचार से वो निकले थे और कहीं ना कहीं अमेरिका में जाकर पहुंचे और वहीं से मतलब उनको लगा कि उन्होंने भारत को ढूंढ लिया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका ढूंढी थी, फिर भी उनको पता नहीं था। तो बाद में अमेरिका ये जो नाम कैसे आया इसके बारे में भी एक कहानी है। उनके साथ एक खलासी थे जो हमारे अगले शोधक है जिनका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी। इन्होंने भी कई सारी खोजें की, ये अलग देश से थे, फिर भी इन्होंने कोलंबस के साथ शुरुआत की और जब अमेरिका की खोज हुई तो उनके नाम से, अमेरिगो के नाम से अमेरिका का नाम दिया गया अमेरिका। तो इसके बाद जो आते हैं उनका नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा आपको पता है 1497 में जो भारत में आए थे। हालांकि शुरुआत ऐसी हुई थी, उन्होंने 4 जहाज ले 170 लोगों को अपने साथ में लेकर वो शुरुआत की उन्होंने। वहां से जब वो अफ्रीका में पहुंचे तो वह अफ्रीका से नज़दीक में उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो भारतीय था। वहां से उस व्यक्ति ने उनको यहाँ पर हमारे कालीकत की जगह जो बंदरगाह है वहां पर लाके छोड़ा। उसके बाद भी वास्को द गामा भारत में 2 बार आए, एक बार गोवा में गए, एक बार कोची में आए। तो यहाँ से वास्को द गामा की वजह से यूरोपीय लोग भारत में पहुंच पाए। मैगलन ये एक पहले संशोधक थे जिन्होंने शुरुआत की थी कि वो चाहते थे कि पूरे पृथ्वी पर अपना भ्रमण करें, पूरी पृथ्वी पर जाए। तो कोशिश शुरू की, लेकिन फिलीपाइंस में जाकर वो वहाँ पर मारे गए। लेकिन वो उनके जो साथी थे वो पूरे जगह पर घूमे और उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कंप्लीट किया। इसके बाद आते हैं सैमुअल डी शैम्पलिन। इन्होंने उत्तर अमेरिका में खोज की, उसके बाद कनाडा की खोज की और वहाँ पर क्यूबा नाम का एक शहर बसाया। इसके बाद आते हैं एबल टास्मन। इन्होंने नए नए जगहों की खोज करने के लिए शुरुआत की और वो जहाँ कर पहुँचे ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक में, वहाँ पर न्यूजीलैंड के पास कारपेटिया की जगह में उन्होंने कुछ खोज की और नए द्वीप समूह ढूंढ निकाले। वहाँ पर अपने राज्य की हॉलैंड की वहाँ पर वसाहती कॉलोनीज बसाई। इसके बाद आते हैं लुई बोगवली जो एक फ्रेंच व्यक्ति थे जिन्होंने पैसिफिक महासागर को पार करके एक नए द्वीप समूह की खोज की जिसका नाम ताहिती। बाद में जाकर उन्होंने उसके ऊपर ही एक किताब लिखी और उसी किताब का इस्तेमाल करके 19वीं शताब्दी में फ्रांस के लोग और फ्रांस की मिशनरियाँ वहाँ तक जाकर पहुँची और उन्होंने वहाँ पर के एक द्वीप समूह को और एक पौधे को उनका नाम दिया। इसके बाद आते हैं मंगो पार्क जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी खोज की और नाइजर नदी का पीछे वो गए, नाइजर नदी कहाँ तक फैली है, क्या कुछ चीज़ें उसमें आती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने भौगोलिक खोजें की और पूरे यूरोप को दुनिया से मिलवाया एक तरीके से। इसके बाद आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये कुछ और नहीं है, तो हस्त उद्योग जो था, हस्त उद्योग से निकलकर जब लोग यांत्रिक उद्योग की तरफ बढ़े, वो संक्रमण जब हुआ तो उसी ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रमुखता से बाष्प शक्ति और जल शक्ति का इस्तेमाल से कई सारी चीज़ें बदली और इसी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण यूरोप में हुआ। इसमें अगर हम लोग आगे जाकर देखें तो औद्योगिकरण के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है जो कैपिटल या भांडवल रहता है, वो जरूरी है। भांडवल का मतलब एक प्रकार से कैपिटलिज्म मतलब इन्वेस्टमेंट, जो पैसे लगाने वाले होते। तो इसके लिए एक प्रमुखता से एक वर्ग की तैयारी की गई, जो लोग ऐसे थे जो पैसे वाले लोग थे, उनका एक वर्ग बना जो इसमें पैसे देने के लिए तैयार था, पैसे लगाने के लिए तैयार था। और इन्हीं लोगों ने प्रयुक्त किया, जो शोधक थे, भौगोलिक शोध करने वाले लोग थे, विज्ञान में लोग दे रहे थे रुचि या बाकी सारी चीज़ें, या फिर राजाओं को इन्होंने प्रयुक्त किया कि वो बाहर निकले और अपना व्यवसाय बाहर और बड़े पैमाने पर बढ़ाए। इसलिए ये भांडवल जो वर्ग था कैपिटलिज्म, इसका बहुत महत्व इसमें है। इसके अलावा अगर हम तो देखें तो यूरोप में इसका बहुत बड़े पैमाने पर सारी चीज़ें हुई और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, क्योंकि इंग्लैंड में इस चीज़ के लिए अनुकूल इंग्लैंड था, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था किसी मुंबई की तरह, हमारे जो मुंबई है उसकी तरह उसका वातावरण था और वहाँ पर वस्त्र उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर
ज़्यादा महत्व मिला और वस्त्र उद्योग बढ़ने के बाद वो माल बेचने के लिए भी इंग्लैंड के पास बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश थे। इसी वजह से, इसी कारणवश ये हुआ कि औद्योगिकरण इंग्लैंड में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा और उसी वजह से धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी ये बढ़ा और पूरे यूरोप में और बाद में जाकर पूरी दुनिया में ये औद्योगिकरण हुआ। इसके बाद एक पॉइंट और है जो है आर्थिक राष्ट्रवाद। तो आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, पहले इसको समझते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है आर्थिक रूप से राष्ट्र की तरफ देखना, मतलब राष्ट्र का पैसा, संपत्ति, आय बहुत बढ़ाना। इसमें यह होता है कि हमारे देश से निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और बाहरी देश से आयात कम होनी चाहिए। हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और बाकी देशों से यही, इसी के साथ एक और चीज़ करते हैं कि दूसरे देशों से ज़्यादा मतलब दूरी बनाए रखी जाए, कम से कम उनसे चीज़ें खरीदी जाए लेकिन बेची ज़्यादा जाए। इसमें हुआ ये कि यूरोप में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर बाकी सारे देशों में इंग्लैंड के साथ प्रतिस्पर्धा हुई। इसमें इन दो देशों ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों से माल लेना कम किया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको ठहराया जाए, उनका माल कम बेचा जाए, इसलिए कोशिश शुरू कर दी और इसी के वजह से वसाहतवाद बढ़ा। नए नए जगहें ढूंढनी पड़ी यूरोप में के देशों को और वहाँ पर जाकर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश हर देश करने लगा। इसमें हमने देखा है कि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा आगे रहा। तो इससे क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। आशा करता हूँ आज का ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में ही नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है वो दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।